दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपका परिचय कराने वाला हूं एमआई स्टॉक ब्रोकिंग के फाउंडर मिस्टर उदित अग्रवाल जी। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर हैं 2009 साल से शायद। तो उदित जी आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। मेरा सबसे पहला आपसे प्रश्न है कि आपने हजारों क्लाइंट्स का काम किया, लोगों से मिले, आपकी पढ़ाई लिखाई क्या करी ये बताएं। मैंने 2002 में सीए कंप्लीट किया था और उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक और एचएसबीसी बैंक में कुछ साल तक जॉब किया था क्रेडिट डिपार्टमेंट में। उसके बाद में फिर ये ब्रोकिंग बिजनेस स्टार्ट किया अपना। कब से स्टार्ट किया? 2009 में मैंने ये ब्रोकिंग बिजनेस स्टार्ट किया। एनएसई और बीएससी का मेंबरशिप लिया था मैंने और तब से मैं इस बिजनेस में हूँ। और आज मैं सबसे पहले सर को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं उनके साथ बैठ के आप लोग के साथ में ये एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं अपना। हाँ उदित जी, थोड़ा सा जोर आप बोलेंगे आज। तो सबसे पहली बात तो मैं कि आपके पास एफएनओ में आपने काफी लोगों को काम करते देखा, क्लाइंट्स भी हैं आपके जो एफएनओ करते हैं। तो आपका क्या कहना? मान लीजिए 1000 क्लाइंट ने एफएनओ ट्रेड लिया आपके पास, जो कि एक लंबा स्पैन होता है, 2009 से 2025 पे आप खड़े, तो कितने लोगों ने पैसा कमाया या कितने कमा के ले गए? देखिए, मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस ये है कि एफएनओ में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं और बिना स्ट्रैटेजी के या बिना किसी लॉजिक के जस्ट ब्लैंक ट्रेडिंग करते हैं कि भाई ठीक है खरीदे और बेचे और किए, तो उसमें उन लोगों को 90% के 100% लोगों को लॉस ही लगता है। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि मान लीजिए 1000 लोग आपके पास एफएनओ कर रहे हैं या आपके और भी फ्रेंड्स हैं जो ब्रोकर्स हैं, कलीग्स हैं जो इस फील्ड में, इंडस्ट्री में है, तो रेशियो क्या, मतलब 1000 में से कितने लोग पैसा कमा के ले जाते हैं? देखिए, बीच बीच में लोग कमाते हैं, ऐसा बात नहीं है कि लोग कभी नहीं कमाते हैं, लेकिन इवेंचुअली अगर उनके पास कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं रहेगा जिससे वो लोग उस स्ट्रैटेजी को रिटेन करें या उस पैसा को रिटेन करें, तो इवेंचुअली वो अगर 10-15 दिन कमा भी लेते हैं, महीना भर कमा भी लेते हैं, तो 1-2 ट्रेड में वो गलती करके अगर स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं तो वो सारा का सारा पैसा 1 या 2 ट्रेड में चला जाता है। चला जा ओके, ग्रेट तो, ग्रेट। अब अपना ये एक प्रश्न और है कि इक्विटी जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं आपके पास, तो बहुत बड़ी लिस्ट है इन्वेस्टर्स की, तो वो जो पैसा लगाते हैं तो वो लोग क्या कमा रहे हैं? हाँ, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, जो लोग अच्छे अच्छे शेयर्स में या चुनिंदा शेयर्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं, वो लोग डेफिनेटली पैसा बनाते हैं इस बाजार में। और अभी जैसे अपने लास्ट 5-6 साल में, 10 साल में जो इंडेक्स और निफ्टी ग्रो की है, तो उसमें बहुत अच्छे लोग, मतलब बहुत लोग अच्छा पैसा कमाए हैं इन्वेस्टिंग के अंदर में। ट्रेडिंग के अंदर में भी कमाते हैं लोग, ऐसा बात नहीं है। ट्रेडिंग के, इक्विटी ट्रेडिंग के अंदर में भी लोगों का पैसा बनता है। अच्छा, ट्रेडिंग के लिए क्या करना चाहिए? ट्रेडिंग में अगर आप, मेरे हिसाब से आपको कुछ एक स्टॉक्स को ट्रैक करना चाहिए। 50 स्टॉक नहीं करके 5 या 6 स्टॉक आपको ट्रैक करना चाहिए। उसका ट्रेंड एक मोटा मोटी आपको फॉलो करना चाहिए कि भी इसका रेंज क्या है, ऊपर का नीचे का। और फिर जब आपको लगे कि इस नीचे वाला रेंज पे आया है तो उसको वहाँ बाई करना चाहिए और फिर पेशेंटली वेट करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपका तो कोई कैरी स्टॉक, मतलब एफएनओ की तरह कैरी कॉस्ट रोल ओवर वगैरह करना नहीं है। और फिर जब हायर एंड पे जाए तो उसको बेच देना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। नहीं, जैसे एफएनओ किसी को करना हो तो उनके लिए कोई सजेशन? एफएनओ में भी यही है, अगर आप फ्यूचर में वही स्टॉक अगर फ्यूचर में बाई कर रहे हैं तो स्टॉक का नाम नहीं ले सकते हैं, बट कोई सेक्टर वाइज है तो कोई सेक्टर अगर नीचे आया हुआ है, अच्छा ब्लू चिप कंपनी है, इंडेक्स निफ्टी का है, तो वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसको कुछ दिन तक होल्ड कीजिए, फिर जब वो स्टॉक ऊपर जाए तब आप उसको सेल कर सकते हैं। तब तक आपको अगर उसका कॉस्ट ऑफ कैरिंग निकालना हो तो आप दूर का कॉल राइट करके उसका कॉस्ट ऑफ कैरी निकाल सकते हैं। अच्छा, ये दूर का कॉल राइट क्या होता है? दूर का कॉल है, मान लीजिए आप कोई स्टॉक अगर 1500 में खरीदते हैं और आपको लग रहा है कि भाई ठीक है ये 1700-1800 जाएगा, लेकिन आपको तो पता नहीं कि ये 15 दिन में जाएगा कि 1 महीना में जाएगा, तो आप 1500 का स्टॉक खरीद के आप 1700 का या 1650 का कॉल राइट कर सकते हैं। ओके, कॉल का प्रीमियम आपने ले लिया। कॉल का प्रीमियम आपने, अब वो 2-3 महीने आपको जो भी प्रीमियम आया तो वो आपका उस ब्याज का खर्चा निकल गया। प्राइस तक जब तक आपका प्राइस नहीं जाता है, ब्याज का खर्चा आपका कॉस्ट ऑफ कैरी निकलता। और आपको पेशेंस तब तक
अच्छा, लॉस की वजह क्या है? ये जो एफएनओ में लॉस करते हैं, सेबी ने डेटा दिया 1.25 लाख करोड़ का लॉस का, क्या वजह डेटा दिया कि भी 90% एफएनओ ट्रेडर्स लॉस करते हैं, और लास्ट ईयर 2024 का डेटा था कि 1 लाख करोड़ के करीब ट्रेडर्स ने, स्मॉल रिटेल ट्रेडर्स ने लॉस किया है। उसका मेन रीज़न यही है कि एक तो बिना स्ट्रैटेजी के लोग ट्रेड करते हैं कि भी ट्रेड करते समय ये नहीं सोचते हैं कि भी ये ट्रेड मैं कर रहा हूँ तो इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है, मेरे को इसको ये ऐसे इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे ट्रेड को रखना है कि क्या करना है। दूसरा मेन जो कारण है वो स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं कि भी खरीद लिया कॉल इस प्राइस पे, तो 50 रुपया में कॉल खरीदा या 100 रुपया में खरीदा है तो उसके पीछे 10% 20% का स्टॉप लॉस, स्ट्रैटेजी का नहीं होना, बार बार माइंड का चेंज होना, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और दूसरा आप कहना चाह रहे हो कि स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी आपका कुछ भी होगा, मतलब आप कोई भी प्राइस पे बाई करते हो, किसी के रिकमेंडेशन पे करते हो, कोई भी करता हो, लेकिन अल्टीमेटली एवरीबडी हैज द राइट टू बी रॉन्ग। तो अगर आप रॉन्ग हो कोई भी कारण से तो आपको स्टॉप लॉस देके तुरंत एग्जिट करना चाहिए। अगर आप एग्जिट नहीं करते हो तो यू कैनॉट सस्टेन इन द मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म। तो स्टॉप लॉस नहीं रखना इज द मेन रीजन फॉर मेकिंग लॉस इन दिस स्पेकुलेटिव मार्केट। अच्छा उदित जी, आप ये बताएं मुझे कि कुछ लोगों का ब्रेन जैसे बियर का होता है और कुछ लोगों का बुल का होता है। अब मान लो कोई व्यक्ति इंडेक्स में काम करना चाहता है, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, तो जैसे बियर्स है तो उनको क्या स्ट्रैटेजी के साथ काम करना है, या बुल है तो उनके लिए? देखिए, बुल हो चाहे बियर हो, दोनों का स्ट्रैटेजी यही है कि टेक्निकल पैरामीटर्स होता है बेस्ड ऑन मंथली चार्ट्स एंड ऑल दैट। तो अगर टॉप के लेवल, कोई भी अगर टॉप का लेवल उसको लगता है कि भी यहाँ पे ये लेवल टॉप की तरफ है तो वहाँ पे वो सेल करके कर सकता है, और थोड़ा बहुत एवरेजिंग भी कर सकता है कि भी ये लेवल है, थोड़ा और ऊपर जाए तो और बेचे, उसको 2 या 3 लॉट 4 लॉट का एवरेजिंग कर सकता है। बट वहाँ पे भी सेम है कि भी उसको अल्टीमेटली स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा कि भी वो लेवल अगर क्रॉस कर गया, कि भी अगर वो निफ्टी का सपोज 25,000 का लेवल है, उसको लग रहा है ये टॉपिश है या 25,500 टेक्निकल लेवल पर टॉपिश है, वहाँ वो 1 लॉट बेचा, फिर 25,200 गया, वहाँ फिर बेचा, 25,400 गया, वहाँ फिर बेचा। लेकिन अल्टीमेटली अगर 25,500 अगर उसको लग रहा है कि ये क्रॉस कर गया, ये ब्रेकआउट लेवल है, तो वहाँ फिर उसको पूरा का पूरा सौदा स्क्वायर अप करना चाहिए। बट उदित जी, ऐसा होता है, मान लीजिए 25,500 पे भाई ने सौदा काट लिया और ऊपर 600 गया और वापस वो नीचे आने लग गया, तो उसको तो धोखा हो जाएगा कि उसका वहाँ फिर से अगेन शॉर्ट बनाइए, फिर शॉर्ट बनाइए, फिर 25,600 का आप स्टॉप लॉस रखिए। ओके, ग्रेट। तो लॉन्ग के टाइम पे भी ऐसा ही करना चाहिए। लॉन्ग के टाइम पे भी आप वही कीजिए। अब एक और बात है, जैसा मेरा बड़ा कौतूहल है आप हमारे बीच में आज, तो जैसे एक एम्प्टी स्टमक वाली बात होती है, भाई आपका स्टमक कभी एम्प्टी है, आपके पास 10 लॉट की कैपेसिटी है, तो मान लीजिए कोई एवरेज वाली थ्योरी में चलता है या बाइंग या सेल की, तो क्या ये टोटल स्टमक को फुल रखना चाहिए ना, एम्प्टी स्टमक लास्ट तक होना चाहिए? नहीं, हमेशा एम्प्टी स्टमक लास्ट तक होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपका स्टमक फुल होगा आपका जी घबराने लगेगा, और जी घबराने लगेगा वहां आपका यानी 2-3 एवरेज के बाद और एवरेज नहीं करना है अपने को। जैसे 10 लॉट का काम है तो 5-6 लॉट के बाद 5 या 6 एक बार रुक जाना है। फिर अगर बहुत एक्सट्रीम टॉप बनेगा तो फिर आप 1 लॉट और कर सकते हैं। माने जैसे शादी में खाना गए, स्टमक आधा भर गया तो थोड़ा टहल लो, फिर क्योंकि आप 8 लॉट 9 लॉट करेंगे, फिर आपका जी घबराएगा, फिर आप पैनिक के अंदर में आप सोचने समझने की शक्ति खो देंगे और आपका। अच्छा, ये बाजार के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये इस बाजार में लोगों को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? देखिए, मार्केट में हमेशा लोगों को आना चाहिए, कोई भी मार्केट ऐसा नहीं है कि जहां मैं कहूंगा कि नहीं आना चाहिए। बट अगर आप स्ट्रेटेजी लेके, मेरे को भी बहुत जन लोग पूछते हैं, जैसे हाउस वाइफ है या मेरी सिस्टर्स लोग हैं, बहुत जन बोलते हैं कि भाई अरे मार्केट में तो बहुत जन पैसा बना रहे हैं, मेरे को भी इन्वेस्ट करना है। तो मैं उनको ऐसे ही बोलता हूँ कि ये कोई बोलता है मेरा 1 लाख रुपया मेरे पास ड्रॉर में पड़ा है, उसको आप इन्वेस्ट कर दीजिए। मैं ऐसे नहीं करता हूँ कि भाई आप 1 लाख रुपया लीजिए और उसको इन्वेस्ट करिए। अगर आपको स्ट्रैटेजी लेके आते हैं मार्केट में और एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके आते हैं तभी मार्केट में आइए। ऐसे आप सोचेंगे कि वीकली कॉल है उसमें आप बस पैसा लगाइए, सुबह सुबह लगाइए और शाम को निकल जाइए, तो वैसा आपका कभी भी पैसा नहीं बनेगा। वैसा पैसा जो लेके आते हैं वो शाम को खोने के ही लिए ही लेके आते हैं। जैसे आपसे बात होती है रेगुलर, तो आप कहते हो कि हेज जो स्ट्रैटेजीज वगैरह एक बड़े फंड के साथ की जाती है, तो वहां पे कितना पैसा छूट जाता है परसेंटेज वाइज? देखिए, हेजिंग स्ट्रैटेजी है जो
कई आर्बिट्राज फर्म भी, बहुत बड़े बड़े फर्म्स लोग भी आर्बिट्राजर लोग को अपॉइंट करते हैं, वो लोग आर्बिट्राज करवाते हैं। तो वो सब हेजिंग स्ट्रेटेजी में रफली 3-3.5-4% मंथली रिटर्न निकलता है उनका। बट गारंटेड है कुछ? नहीं, गारंटी बोल के तो शेयर मार्केट में गारंटी और शेयर मार्केट का ऐसा होता है ना कि आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। अच्छा, आप हमारे से कब से जुड़े हुए हो, हमारे चैनल के साथ? आपके चैनल के मैं आपको सर लगभग 4 साल से रेगुलर वॉच करता हूँ। कई बार आपसे पर्सनल बातचीत भी हुई है, तो लगभग 4 साल से आपके साथ में मैं टच में हूँ। अरे हेजिंग बैच में भी आप थे? मैं आपका किया था, उसमें भी मैं आपसे काफ़ी कुछ सीखा हूँ प्रैक्टिकल। तो दोस्तों, ये उदित अग्रवाल जी MI स्टॉक ब्रोकिंग NSE की फर्म है, 2009 से है। इन्होंने आज अपने सारे शेयर्स आपके साथ किए, जो भी अनुभव थे, एक्सपीरियंस थे। तो इन दिनों जो मार्केट चल रही है, ये जो ट्रम्प साहब बदमाशी जो कर रहे हैं, या ये टैरिफ वैरिफ का जो चक्कर है, इसके ऊपर क्या कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ये है कि ट्रम्प साहब जो कर रहे हैं वो बेसिकली ब्रिक्स का जो ये चल रहा है माहौल, उसका प्रेशर देने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि चाइना को तो प्रेशर दे नहीं सकते हैं, रशिया को वैसे नहीं दे सकते हैं, तो इंडिया सबसे कमज़ोर कड़ी है इसके अंदर में, तो उसको ही दबा सकते हैं, तो वो दबा रहे हैं। तो भारतीय माने इकोनॉमी जो है हमारी, जो है, वो आपके नज़र में क्या है? मतलब यूं ही हम खराब ही होते जाएंगे, या आपको लगता है कि नहीं, बाउंस बैक करेंगे? नहीं, इंडियन इकोनॉमी हमेशा जब भी प्रेशर में आता है ना, इंडिया का हमेशा यही रहा है कि जब भी वी डू वेल इन अंडर प्रेशर, तो इस प्रेशर से भी हम लोग इवेंचुअली वी विल कम आउट ऑफ इट। तकलीफ होगी, स्ट्रगल होगा, वी विल हैव टू फेस चैलेंजेस। इन शॉर्ट टर्म मेरे को लगता है थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज कुछ एक इंडस्ट्रीज हैं जिनको काफ़ी, इसे जेम्स एंड ज्वेलरी है, टेक्सटाइल गारमेंट्स है, जिसको डायरेक्टली अभी ऑलरेडी काफ़ी इम्पैक्ट हो चुका है। कुछ एक लेकिन सर, ये तो फैक्टर ऑन मार्केट पहले ही कर लेती है। हाँ। अब ये सारी घटनाएं तो मार्केट शायद पहले कर लेती है, आप इस मार्केट से जुड़े हो। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म के जो लोग हैं, जो मार्केट में बड़ा विजन लेके आए हैं साल भर का, तो उसमें कोई डरने की कोई जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म स्टोरी इंडिया का। तो FI कब बैक करेगी? आपसे मेरा क्वेश्चन है, आपकी रिसर्च क्या बोलती है? FI के देखिए, मेरे को लगता है FI इज नॉट सेलिंग बिकॉज कि इंडिया का स्टोरी खराब है। FI इज सेलिंग बिकॉज वो लोग US में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहाँ का जो बॉन्ड यील्ड है अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, या हाई पे चल रहा है काफ़ी। तो वो लोग सारे इमर्जिंग, इंडिया से नहीं निकाल रहे हैं वो लोग पैसा, सारे इमर्जिंग मार्केट से निकाल रहे हैं। तो वहाँ पे यहाँ से पैसा निकाल के वो लोग वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो लोग यहाँ पे यहाँ से पैसा इसलिए नहीं निकाल रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट कन्विंस्ड अबाउट इंडिया, दे आर मोर कन्विंस्ड अबाउट अमेरिका। वहाँ का बट गवर्नमेंट ने तो कुछ पॉलिसी GST को लेकर कल बातचीत भी करी है। 15 अगस्त के दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अनाउंस किया GST के लिए, दैट कुड बी अ वेरी बिग गेम चेंजर। 5% और 18% के जो 2 स्लैब इन्होंने कहा है कि यही 2 स्लैब रहेगा और मैक्सिमम आइटम्स इसके अंदर चले जाएंगे, तो 28% वाले स्लैब से जो आइटम्स 18 में आ जाएंगे, और मैक्सिमम आइटम जो 12 से है उसमें से बोल रहे हैं कि 90% आइटम्स 5 में आ जाएंगे। दैट कुड बी अ वेरी बिग गेम चेंजर। पर इससे तो मतलब सरकार को बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस है। वो अगर वो बोल रहे हैं कि अगर उससे GDP ग्रोथ होता है तो वो लॉस उससे मेकअप हो जाएगा, जो कि हम लोग ने पास्ट में भी देखा है कि जैसे जैसे ग्रोथ होता है तो वो लॉस बिकॉज ऑफ वॉल्यूम। चलो, सरकार ने GST को लेकर तो एक अच्छा काम किया। अब ट्रम्प और पुतिन के वार्तालाप तो कुछ निकले नहीं, आउटकम तो निकला नहीं। आउटकम इमीडिएट नहीं निकला, बट ऐसे कंस्ट्रक्टिव ही था। बोल रहे हैं कि भी वो अभी कुछ उम्मीद। तो कल आपको क्या लगता है मार्केट? मेरे हिसाब से तो मंडे क्या करेगी? मेरे हिसाब से कुछ तो गैप अप होना चाहिए, और अगर FI का सेलिंग थोड़ा सा ठीक होता है, कम होता है, या इफ दे स्टार्ट बाइंग फॉर व्हाटएवर रीजन। पर DI का पैसा तो DI को बहुत मिल रहा है, मतलब लगातार इनके पास इनफ्लो बढ़ता ही जा रहा है। DI का देखिए है 27-28 हजार करोड़ रुपया सालाना मंथली उनके पास आ रहा है, लेकिन क्योंकि ये लोग का सेलिंग भी 40-50 हजार करोड़ महीना का हो रहा है, तो वो उसको ओवरकम कर नहीं पा रहा है। तो अल्टीमेटली जब तक FI बाइंग में नहीं आएंगे तब तक थोड़ा सेंटिमेंटल इफेक्ट ज्यादा हो जाता है रादर देन। अच्छा उदित सर, ये बताएं कि हमने देखा यार, मार्केट तो इंडेक्स वाइज हम नहीं गिरे हैं, बट स्टॉक वाइज आपके भी क्लाइंट्स तो कहते ही होंगे ना, पोर्टफोलियो तो एकदम सुर्ख लाल हो रखा है। तो जब इतना गिर गया, अगर और कोई पैनिक आता तो ये क्या सब बंद हो जाएगी कंपनियां?
नहीं, ऐसा नहीं है कि कंपनियां बंद हो जाएंगी। कुछ एक कैश के स्टॉक्स थोड़ा पोर्टफोलियो अभी डाउन हुआ है, वो मेरे ख्याल से चर्निंग होता है। ये लोग का एफआई लोग भी चर्निंग करते हैं, डीआई लोग भी चर्निंग करते हैं, कुछ स्टॉक से निकलते हैं, कुछ नए स्टॉक्स में घुसते हैं। तो ये तो मार्केट का देखिए हमेशा का। दैट मीन्स आपका ऐसा मानना है कि मंडे को मार्केट कुछ गैप अप कर सकती है और मे बी अगर एफआई की सेलिंग ना आए तो सस्टेन होकर अच्छी पोजीशन में जाएगी। सेकंड हाफ में अगर एफआई की सेलिंग नहीं आया तो अरे आ गई तो ये कैसे पता चलेगा? वो तो अब मंडे एंड ऑफ द डे तक ही पता चलेगा। बट उम्मीद तो अपने को पॉजिटिव ही करना चाहिए, नेगेटिव सोचने का कोई है नहीं रीजन। अच्छा, आपने जो मार्केट को आपने कहा HSBC, HDFC जैसी कंपनियों में आपने जॉब किया है और सीए बाय प्रोफेशन, हाँ मतलब जो भी MNC फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पे आपने काम किया, सीए आपने किया, ब्रोकिंग में आए। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस में अगर 2 लाइन में कुछ कहें जनता के लिए कि जो भी न्यू कमर्स हैं मार्केट में आ रहे हैं या जिनको काफी समय हो गया, उनके लिए कुछ कहना चाहें तो? मेरा ये है कि हर नौजवान को एक पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन जरूर लेना चाहिए अभी जो, और दे शुड कीप अडेप्टिंग देमसेल्व्स विद द न्यू टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। अभी जैसे बहुत हाइप हो रखा है एआई को लेके या जो भी टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी हमेशा इवॉल्व करता रहेगा और क्वालिफिकेशन के ऊपर में, पढ़ाई के ऊपर में बहुत ध्यान देना चाहिए, हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। मार्केट की जो लर्निंग है इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? और उसके बाद में मार्केट के अंदर में भी आओ तो ब्लैंकली जस्ट ठीक है कोई आदमी बोल दिया ये शेयर खरीद लो, ये इक्विटी में इन्वेस्ट कर लो, वैसा नहीं करके पूरा एक वैसे अपने बाकी जगह जाते हैं एक लर्निंग लेके, डिग्री लेके, वैसे शेयर मार्केट में भी थोड़ा सा लर्निंग लेके आओ, स्ट्रेटेजीज लेके, लर्निंग लेके। तो आप अगर इन्फॉर्म्ड लर्निंग लेके मार्केट में आओगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डूइंग वेल इन द मार्केट विल इंक्रीज 10 टाइम्स। वही अगर विदाउट लर्निंग लेके आओगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग विल बिकम 10 टाइम्स। चलिए, MI स्टॉक ब्रोकिंग के फाउंडर मिस्टर उदित अग्रवाल जी, आपसे बातचीत करके आज हमें बहुत अच्छा लगा। और नटसेल में जो उदित जी बोलना चाहते हैं यही कि आप अपने लिए एक स्ट्रैटेजी बनाइए, लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट, स्टॉप लॉस इज इम्पॉर्टेंट, एवरेजिंग भी अगर आपको करनी है तो एम्प्टी स्टमक के साथ करनी है, स्टॉप लॉस तो बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड दूसरों के चक्कर में मत फंसिए, अपने ज्ञान को काम में, अपना नॉलेज को यूज कीजिए और अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय महाकाली। जय